हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम लोग पाठ बाल गोविंद भगत, जो कि कल हमने यहाँ तक उसको पढ़ा था कि बाल गोविंद भगत का हमने रेखा चित्र प्रस्तुत किया था कि वेशभूषा से उनको सन्यासी ना माना जाए, लेकिन व्यवहार से वो सन्यासी थे। और उनके परिवार में कौन कौन था? बाल गोविंद भगत के परिवार में उनका बेटा और उन बेटे की पत्नी यानी पतोहू थी। और साथ ही साथ हमने ये प्रश्न भी यहाँ से जो है डिस्कस किए थे कि जो भी उस पैराग्राफ में से बन रहे थे। तो बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे, उनका गांव साहब का दरबार यानी गांव से कितना दूर था, भगत के आदर्श कौन थे, तो कबीर पंथी से क्या तात्पर्य है और गुजर चलाना का क्या अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर। भाई ये सब तो उनके अंदर चलो गुण थे कि वो बिना पूछे किसी की चीज जो है वो व्यवहार में ना लाते थे, और ये भी कुतूहल का कारण बन जाता था कि वो इतना कि वो किसी के खेत में बिना पूछे शौच भी नहीं जाते थे। तो इसके ऊपर और भी मुग्ध करने वाली बात ये थी कि उनका मधुर गान यानी गाते भी बहुत अच्छा थे, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, मतलब हमेशा गाते थे, उनकी आदत थी। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते, यानी कबीर के पदों को वो गाया करते थे जो उनके कंठ से, यानी इतनी अच्छी आवाज थी कि उससे निकलकर वो ऐसे लगते थे जैसे सजीव हो उठे हों। आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ क्या होता है? जब बारिश का मौसम होता है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, सारा गांव खेतों में आ गया है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है यानी कि धान रोप रहे हैं। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं। देखो तो ये गांव की संस्कृति को भी यहाँ पर दिखाया गया है। औरतें क्लेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। क्लेवा होता है सुबह का वो नाश्ता लेकर, खाना लेकर आ रही है वहां खेतों में। तो आषाढ़ की रिमझिम यानी बारिशें शुरू हो गई है, सारा गांव खेतों में चला गया है क्योंकि खेतों में पानी भर गया है, हल चला रहे हैं कोई रोपनी यानी धान रोप रहा है, और धान की रोपाई हमेशा पानी भरे खेत में की जाती है। बच्चे भी वहां खूब मस्ती कर रहे हैं, और जो औरतें हैं वो क्लेवा यानी कि नाश्ता लेकर मेड़ पर बैठी है। मेड़ होती है खेत में जब जाते हैं उसके जो ऊंची जगह होती है वहां पर बैठे हैं यानी किनारे पर। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। अब नेचुरली बारिश का मौसम है तो आसमान में बादल तो होंगे ही, धूप भी नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है यानी कि ठंडी हवाएं चल रही है। और ऐसे ही समय यदि आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठी, ये क्या है? मतलब एक कानों में आवाज पड़ती है, सबके कानों में आवाज पड़ रही है, एक बड़ी प्यारी सी मधुर सी आवाज। सारे कह रहे ये क्या है, ये कौन है? ये पूछना ना पड़ेगा, तो ये पूछना नहीं पड़ेगा क्योंकि कौन था? बाल गोविंद भगत। समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े, अब खेतों में घुसे हुए हैं, धान की रोपनी कर रहे हैं तो कीचड़ तो हो गई, तो कीचड़ में वो लथपथ हो रहे हैं और अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। वो अपने खेत में, सब अपने अपने खेतों में लगे होते हैं, गांव में इसी तरह का सब अपने खेतों में लगे हुए हैं और सब रोपाई कर रहे हैं, धान रोप रहे हैं। और उनकी जो अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। इनकी बाल गोविंद भगत जो है वो क्या कर रहे हैं, उनकी उंगली जो है यानी कि एक एक धान को, क्योंकि उसको लाइन से लगाना पड़ता है, पंक्तिबद्ध यानी लाइन वाइज, लाइन से पंक्ति में एकदम सीधे खेत में बिठा रही हैं। उनका कंठ यानी गला एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। मतलब इतना ऊंचा वो गा रहे हैं, इतना मधुर गान, और इतने ऊंचे स्वर में वो गा रहे हैं जैसे सीधा उनका गाना स्वर्ग को जा रहा हो। और कुछ को इस पृथ्वी
कि मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर, यानी कुछ स्वर्ग की ओर उनकी आवाज जा रही है और कुछ यहाँ लोगों के कानों में जो पड़ रही है वो उनकी आवाज, मधुर गान की आवाज। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, तो बच्चे भी वो गाना सुन रहे, वो भी झूम रहे, तो पहले आनंदमय हो रहे थे। और मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वो भी यानी गुनगुनाने लगती है, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के, हलवाहे कौन, जो हल चला रहे होते हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, यानी वो भी गाना सुन रहे तो उनके पैर भी बड़े मतलब पूरे ताल के साथ उठ रहे। और रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगी, यानी कि वो भी इतने आनंदित हो रहे हैं कि उनकी उंगलियां भी अजीब क्रम से, यानी कि बड़े मस्ती में जो है वो चल रही हैं। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू? तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि उनका संगीत का जादू जो है वो कब कब देखने को मिलता है। तो ये इसमें से हमारा उत्तर बन जाता है कि जब वो आषाढ़ की रिमझिम होती है, सारा गांव जब खेतों में उतर आता है, कोई हल चला रहा है तो कोई रोपनी करता है, उस समय उनके गीत का जादू, ठंडी पुरवाई चल रही होती है और उनके गीत का जादू उस समय कानों में सबके पड़ता है, सब आनंदमय होते हैं, बच्चे भी आनंदित होते हैं। और उनका गान जो इस तरह से, उनका स्वर जो कानों में पड़ता है, कुछ ऐसा लगता है कुछ तो स्वर की ओर जा रहा है, इतने ऊंचे स्वर में वो गाते हैं, और कुछ वो वहां धरती पर खड़े जो लोग हैं उनके कानों में पड़ रहे हैं। और जो उंगलियां हैं, उनकी उंगलियां किस तरह से चल रही थी, स्वयं बाल गोविंद भगत, मतलब ऐसा लग रहा था गीत गाते गाते वो जो है एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध यानी लाइन से वो खेतों में बिठा रहे हैं। औरतें भी बेचारे, उनके होंठ भी कांप रहे, यानी वे भी गुनगुनाने लगती हैं, इसका तात्पर्य है। और बच्चे भी आनंदित होते हैं, यानी कि सब आनंद उठा रहे हैं उनके गान का, वे स्वयं भी अपने आप भी आनंद उठा रहे हैं। तो इसमें से जो प्रश्न बनते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, गद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? तो यहाँ वर्षा ऋतु, आषाढ़ जो हमने कहा, आषाढ़ वहां लिखा हुआ है, यानी आषाढ़ का महीना वर्षा ऋतु का महीना है। और इस उपयुक्त गद्यांश में बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं? धान के पौधों को खेत में रोप रहे हैं, यानी रोपनी कर रहे हैं, यानी धान की फसल उगाते हैं। बाल गोविंद भगत के रोपनी के समय गाए जाने वाले संगीत का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बाल गोविंद भगत द्वारा गाए जाने वाले गाने में मंत्रमुग्ध हो लोग अनूठे क्रम से काम करने लगे। देखा ना, उनकी उंगलियां कुछ अलग ही ढंग से चलने लगी, अलग क्रम से। बाल गोविंद के संगीत का स्वर कैसा था? बाल गोविंद भगत के संगीत का स्वर मधुर और जादू भरा था। भगत के संगीत को जादू क्यों कहा गया है? अब जादू क्यों कह रहे हैं, क्या जादू था उनके गान में? तो बाल गोविंद भगत के संगीत को जादू कहा गया है क्योंकि उनका संगीत सबके दिल को छूता था, क्योंकि बच्चे मस्त और स्त्रियां गुनगुनाने लगती थी तथा किसानों के काम में लय आ जाती है, इसलिए संगीत में जादू कहा गया। क्योंकि सारे आनंदित हो रहे हैं, सबके दिल को छू रहा है, बच्चे मस्त हो गए हैं, स्त्रियां गुनगुना रही हैं, किसानों के काम में भी लय आ जाती है। तो ये प्रश्न भी कई बार आता है, भगत के संगीत को जादू क्यों कहा गया है। एक प्रश्न इसमें से और बनता है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो चारित्रिक विशेषताएं वैसे हमने ऊपर पढ़ी उनकी, तो कौन से विशेषताओं के कारण वो साधु कहला रहे हैं? तो खेती बाड़ी से जुड़े होते हुए भी गृहस्थ बाल गोविंद भगत सन्यासी थे, है ना, गृहस्थ थे पर सन्यासी थे। उनकी चारित्रिक विशेषताएं उनके जो सच्चा सन्यासी होने की और संकेत करती हैं। कबीर को साहब मानते हैं, कबीर के गीतों को गाते हैं, उन्हीं के आदेशों के अनुसार आचरण भी करते हैं, और वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबके साथ भला व्यवहार करते। ये तो हम शुरू में पढ़ चुके हैं। किसी की चीज को न तो छूते न ही व्यवहार में लाते। वे गृहस्थ थे, उनका परिवार था, किंतु वे सब चीज साहब की है ऐसा मानते थे। जो कुछ उनके खेत में पैदा होता उसे सिर पर लादकर पहले साहब के दरबार
यानी कबीर के मठ में ले जाते थे। और जब दरबार में उसमें से जो भेंट स्वरूप रख लिया जाता था तथा उसमें से जो प्रसाद स्वरूप जो उनको मिलता था वापस, उसे अपने घर ले आते थे, उसी में अपनी गुजर चलाते थे। यानी कि अपना पूरा वो जो भी है उनको जो प्रसाद रूप में मिलता था उसी से गुजारा करते थे। गुजर चलाना, गुजारा करना। इस प्रकार बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व गृहस्थ होते हुए भी सच्चे सन्यासी का है। तो प्रश्न देखिए इस तरह से भी कि ये भी प्रश्न बन जाता है कि बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व गृहस्थ होते हुए भी वे सच्चे सन्यासी है। पाठ के आधार पर प्रस्तुत कीजिए, तो भी यही उत्तर आपका आएगा, तो भी आप यही लिखेंगे। अब ये दूसरा प्रश्न है, देखिए प्रश्न मैंने बदला लेकिन उत्तर वही है। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे, या वो भगत जो है गृहस्थ होते हुए भी सच्चे सन्यासी है? ऐसा पाठ के आधार पर प्रस्तुत, पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए, ऐसा भी प्रश्न आ जाता है। तो उत्तर आपका यही रहेगा। अब इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्नों को याद रखेंगे, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।